हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा। इससे पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ एवं नई शिक्षा शास्त्र के परिचय के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यह नई शिक्षा शास्त्र का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें केवल परिचय और अर्थ बताया गया है, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को जानेंगे। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा का अर्थ है शिक्षण की पारंपरिक विधियों को त्याग कर नई वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाना। यानी जो प्राचीन समय से शिक्षा की अवधारणा चल रही थी उसमें बदलाव किया जाए। बदलते समय को देखकर, जरूरतों को देखकर तथा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है, यह छात्रों की व्यक्तिगत जरूरत पर ध्यान केंद्रित करती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करती है। यह जो नई शिक्षा शास्त्र है वह संपूर्ण तरह से छात्र केंद्रित है, जो बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का प्रयास करती है। यानी कि बालक को जो शिक्षा मिले वह गुणवत्तापूर्वक हो, जिससे उसके कौशलों को विकसित किया जाए। इसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यह शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा यह दर्शाती है कि शिक्षक किस प्रकार छात्रों को सीखने के अनुभव की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर उनके कौशल और ज्ञान को विकसित करने में मदद करते हैं। यानी शिक्षक का यह कर्तव्य रहता है कि बालक जो कुछ भी सीख रहा है वह उसके अनुभवों पर आधारित हो। बालक के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते हैं शिक्षक, जिससे बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह पूरी अवधारणा जो है शिक्षा की वह केंद्र में रखकर दी जाएगी। शिक्षक केवल मतलब कि यह जो पूरी अवधारणा होगी वह बालक को केंद्र में रखकर दी जाएगी। बालक इसका केंद्र बिंदु होगा और शिक्षक केवल निर्देशक के रूप में होंगे, विषय वस्तु सहायता के लिए होंगे, और इस जो संपूर्ण प्रक्रिया है नई शिक्षा शास्त्र का उसका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ बालक होगा। बालक, शिक्षक और विषय वस्तु तीनों का इसमें समावेश होगा, तीनों का महत्व होगा, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यही हमारा नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा कहती है। अब हम जानेंगे नई शिक्षा शास्त्र की मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उस पॉइंट्स के थ्रू हम जानेंगे नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणाएं क्या क्या है। नई शिक्षा शास्त्र की जो अवधारणा है वह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित ना होकर, विषय वस्तु केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। इसमें पूरी शिक्षण व्यवस्था बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, अनुभव को ध्यान में रखकर दी जाती है। यानी जो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य पात्र कौन है? बालक है, और बालक के इर्द गिर्द संपूर्ण शिक्षण विषय वस्तु घूमते रहते हैं, शिक्षक घूमते रहते हैं बालक के इर्द गिर्द, और केंद्र भूमिका किसकी होगी? बालक की होगी। कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा क्या है। पहला पॉइंट है समग्र विकास। यह अवधारणा बालकों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा थी वह पूरी तरह से पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित थी, जिसमें केवल बालक का
बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता था। लेकिन यह जो शिक्षा शास्त्र आई है, नई शिक्षा शास्त्र, यह बालक के समग्र विकास की बात करता है। दूसरा पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा। नई शिक्षा शास्त्र के अनुसार कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और आगे की शिक्षा में भी इसे प्राथमिकता होगी। यानी बालक जब अपने परिवार से बाहर निकलकर विद्यालय जाता है तो उसके पास अपने परिवार के अनुभव के अलावा कुछ भी नहीं होता और अनुभव भी उसकी मातृभाषा में ही संबंधित होते हैं। अक्सर बालकों को किसी अन्य भाषा का ज्ञान नहीं होता है और ना ही वह किसी अन्य भाषा में उतना सक्षम हो पाता है जितना वह अपनी मातृभाषा में होता है। इसलिए उसे मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहिए, जिससे उसे शिक्षा की व ज्ञान की बेहतर समझ होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खोज आधारित अधिगम। यह एक ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण है जहां छात्र सक्रिय रूप से अन्वेषण यानी कि खोज, प्रयोग और पूछताछ के माध्यम से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, बजाय इसके कि वे केवल जानकारी को सुने या याद करें। इस विधि में छात्र स्वयं ही समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। खोज आधारित यानी जो खोज आधारित अधिगम है स्वयं से करके स्वयं से सीखने पर आधारित होती है, जिसमें बालक सक्रिय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिसमें बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है। वह किसी समस्या का समाधान स्वयं से निकालते हैं, ना कि किसी पर निर्भर होते हैं। इसमें बालक की जिज्ञासा बढ़ती है और सीखने के प्रति रुचि भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रचनावादी सिद्धांत। अब हम देखेंगे आखिर रचनावादी सिद्धांत कहता क्या है। यह इस विचार पर आधारित है कि छात्र अपनी अनुभवों और समझ के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने की बजाय मौजूद ज्ञान का उपयोग करके अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण स्वयं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रचनावादी शिक्षा के अनुसार छात्र तथ्यों को याद करने के बजाय स्वयं से किसी कार्य को करके अनुभव की प्राप्ति करते हैं। यानी वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं कि कोई हमें दूसरा आकर बताएगा, हम इसका उत्तर लिख लेंगे, शिक्षक हमें बोलेंगे, हम लेक्चर को सुनेंगे और उत्तर की प्राप्ति करेंगे। नहीं, वे स्वयं से ही किसी आंसर को खोजते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति करते हैं। यह रचनावादी अधिगम उनमें चिंतन मनन को भी बढ़ावा देता है। रचनावादी क्या करता है, बालक को सोचने के लिए, विचार विमर्श, तर्क वितर्क करने के लिए विवश करता है, साथ ही उनमें तर्क की क्षमता उत्पन्न करता है। छात्र तर्क करेंगे, किसी चीज को आंख बंद कर विश्वास करने से पहले वे उस पर लॉजिक लगाएंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये जो आंसर आ रहा है, जो निष्कर्ष आ रहा है, उसका सत्यापन करेंगे, क्या ये सही है। और अगर वो सही है तभी वो उत्तर को मानेंगे, नहीं तो उस उत्तर को अस्वीकार करेंगे। यही रचनावादी सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीक का प्रयोग। तकनीक का प्रयोग जब से शिक्षा में तकनीक का प्रयोग किया गया है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और भी सरल, सहज व प्रभावी हो गई है। यह शिक्षण प्रक्रिया को और भी रुचिकर व आकर्षित बनाता है। छात्र कठिन से कठिन विषयों को तकनीकी संसाधनों की सहायता से आसानी से सीख पाते हैं। तकनीक का प्रयोग जब से शिक्षा में किया गया है, तब से शिक्षा की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। छात्र की अधिगम की प्रक्रिया और भी अधिक सरल हो चुकी है। वह किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाते हैं बिना किसी शिक्षक के सहायता से। वे स्वयं भी तकनीक का प्रयोग करके सीख लेते हैं। जैसे आपके
बीएड या डीएलएड में यह नई शिक्षा शास्त्र की अवधारणा होगी। शिक्षक जो लेक्चर दिए होंगे, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन वेबसाइट, कोई भी चीज से आप जहां ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, आप वहां से जुड़कर इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, इस लेक्चर को बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। तो आप बिना शिक्षक के भी इसे समझ रहे हैं। आप वेबसाइट में नोट्स पढ़ सकते हैं और नोट्स के द्वारा भी अपने समझ को विकसित कर सकते हैं। तो ये किससे संभव हो पा रहा है? ये तकनीक से ही संभव हो पा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है मूल्यांकन में बदलाव। छात्रों का मूल्यांकन निरंतर व्यापक होना चाहिए, जिसमें रचनात्मक प्रतिक्रिया शामिल हो, ताकि छात्रों की वृद्धि और कमजोरी को समझा जा सके। मूल्यांकन केवल अंत में ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी जो मूल्यांकन है बालकों की, वो क्या बताती है? वो बताती है बालकों का और शिक्षकों का जो शिक्षण का स्तर है वह किस तरह से कार्य कर रहा है। बालकों की शिक्षण में अधिगम स्तर में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? क्या बालक सीख रहे हैं? अगर नहीं सीख रहे हैं और सीख भी रहे हैं तो किस तरह सीख रहे हैं? अगर नहीं सीख रहे हैं तो कहाँ उन्हें मतलब समस्याएं आ रही है, किस तरह शिक्षक उनका समाधान करेंगे, यही सब मूल्यांकन के द्वारा जाना जाता है। यानी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो छात्रों की उपलब्धियों व कमियों के बारे बताता है। शिक्षक पढ़ाता है, मतलब शिक्षक पढ़ाते हैं, वो कितना सफल हुआ है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही जाना जाता है। बिना मूल्यांकन के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि बालक कितना सीखा है और कितना नहीं सीख पाया है, उसके सीखने में कहाँ कमी आ रही है। तो इसीलिए मूल्यांकन का शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। हम बिना मूल्यांकन के शिक्षण की प्रक्रिया को संपूर्ण नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए बालकों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक पढ़ा दिए हैं और वर्ष के अंत में एग्जाम ले रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। नहीं, हर दिन पढ़ाना है और हर दिन मूल्यांकन करना है। अगर आप हर दिन भी मूल्यांकन नहीं कर रहे हो तो आप वीकली, मंथली बच्चों का टेस्ट ले, उनका मूल्यांकन करें। तभी शिक्षक भी समझ पाएंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह कितना फायदेमंद हो रहा है, बच्चे कितना समझ रहे हैं, और साथ ही साथ छात्रों के भी ज्ञान को बढ़ोतरी मिलती है। छात्र भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, नए नए चीजों को सीखते हैं। तो इसीलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले मूल्यांकन वर्ष के अंत में केवल होता था, लेकिन अभी समय समय पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी मूल्यांकन किया जाता है बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। मैं बहुत शॉर्ट टॉपिक्स आपको करा रही हूँ, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से आपके सामने अपने टॉपिक को प्रस्तुत करती हूँ, अपने वर्ड्स को प्रस्तुत करती हूँ, ताकि आप बिना याद किए इसे समझ कर ही आंसर लिख सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हो। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 3 में हमारा होगा नई शिक्षा शास्त्र की विशेषता। इसको मैं अलग अलग करके बता रही हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा, तो आप कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और कृपया कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।